कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर नहीं समझ में आ रहा है? नोट्स तो दे दूंगा नो डाउट, लेकिन समझना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट वर्ड है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। मैग्नेटाइजेशन। अब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब क्या है? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का मतलब है, इसको डिफाइन करते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। अब ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन किसकी प्रॉपर्टी है? तो वो जो कोर मैंने प्लेस किया है ना अंदर में, वो जो आयरन का कोर हमने प्लेस किया है, अब जरूरी थोड़ी कि हमेशा आयरन ही प्लेस करें। मान लो आयरन के अलावा कुछ प्लेस कर दिया, कॉपर प्लेस कर दिया, एल्यूमिनियम प्लेस कर दिया, कुछ ही प्लेस कर दिया। अब सेम, अगर आप सेम लेंथ का, सेम डायमेंशन का अगर आप आयरन रखोगे तो उसमें मैग्नेटाइजेशन अलग होगा। मैग्नेटाइजेशन मतलब वो एक अलग मैग्नेट के जैसा बिहेव करेगा। अगर तुम आयरन रखोगे तो वो अलग मैग्नेट होगा, वुड रखोगे तो उसे मैग्नेटाइजेशन ना के बराबर होगा। इसका मतलब अगर मैं, मान लो ये मेरा कोर है, अब अलग अलग मटेरियल्स का अगर आप कोर यूज करोगे तो उसमें जो मैग्नेटाइजेशन होगा उसका वैल्यू भी क्या है, अलग अलग है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये किसकी प्रॉपर्टी है? कोर की प्रॉपर्टी है। तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को क्या करते हैं? इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी एम वेक्टर, और इसको डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड, मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप्ड पर यूनिट वॉल्यूम। पूरे वॉल्यूम में कितना मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ दैट मैग्नेटाइजिंग फील्ड। इसका जो रेशियो, इसको हम क्या बोलते हैं? इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एम वेक्टर। अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। हमने एम, ये एम वेक्टर को कैसे फाइंड आउट करेंगे? एम वेक्टर को फाइंड आउट करने के लिए लिखते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट अगर मेरे को कभी भी कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ डाइपोल्स जो जनरेट होंगे इनटू करंट, जो करंट वायर में जो करंट कैरी हो रहा होगा वो, और इनटू एरिया वेक्टर। इस तरह से डाइपोल मोमेंट लिखते हैं क्या? आई इंटू ए को डाइपोल मोमेंट लिखते थे अगर याद हो तो। आई टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज द डाइपोल मोमेंट। और अगर मैंने मान लिया कि टोटल एन नंबर ऑफ डाइपोल मोमेंट्स जनरेट हुए थे तो एन आई ए ये डाइपोल मोमेंट है। वॉल्यूम, वॉल्यूम को क्या लिखेंगे? तो वॉल्यूम को लिख लो एरिया इंटू एल। एरिया इंटू एल अगर आप लिखोगे तो वॉल्यूम हो जाएगा। अच्छा, मैं इसमें अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहता हूँ, मान लो मेरे को सिर्फ मैग्नीट्यूड, ये एरिया वेक्टर वेक्टर मेरे को नहीं लिखना अभी, लेकिन ये लिख लेंगे कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन जो है वो, अभी मैं इसको यहीं पे रहने देता हूँ, इसको अलग लिखते हैं, ये नोट लिख लेंगे। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, intensity of magnetization is a vector quantity, vector quantity parallel to net dipole moment, parallel to net dipole moment। सब आ गया ना? कोई वेटिंग रूम में तो नहीं है ना? सब आ गया। हाँ, intensity of magnetization is a vector quantity parallel to net dipole moment, net dipole moment के पैरेलल है। अब अगर मेरे को इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखना है, एम वेक्टर का अगर मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ तो मैं लिखूंगा मैग्नेटिक मोमेंट डेवलप पर यूनिट वॉल्यूम। अब एम का मैग्नीट्यूड होगा, स्मॉल एम था मेरे पास, नंबर ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल जनरेटेड, तो वो हो जाएगा एन आई। अब ये जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक डाइपोल है उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो इंड्यूस्ड डाइपोल जो है वो जनरेट होगा मैग्नेटाइजेशन करंट आई एम के कारण। तो एन आई एम, एन आई एम ए, एन आई एम ए डिवाइडेड बाई वॉल्यूम का मतलब लिख देंगे एरिया इंटू लेंथ। एरिया से अगर आप इस एरिया को कैंसिल आउट कर लोगे तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ये हमारे पास आ जाएगा एन डिवाइडेड बाई एल, ये हो जाएगा नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ टाइम्स ऑफ आई एम। तो इस तरह से इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। या तो आप ये वैल्यू यूज कर सकते हो,
ये इसका डेफिनेशन है इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन मतलब अगर मैंने किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा तो कितने हद तक वो मैग्नेटाइज होता है, उसका जो मेजर है उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन है m, इसको हमने कैलकुलेट किया, कैसे करेंगे, n इंटू आई एम। अब अगर तुम्हें याद हो तो मैंने अभी एक फॉर्मूला डिराइव किया था, B इज इक्वल टू बी नॉट प्लस बी एम। अब ये जो B है, सॉरी ये जो बी नॉट है, बी नॉट का वैल्यू हम लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई, और बी एम का वैल्यू लिखते हैं म्यू नॉट टाइम्स ऑफ एन आई एम। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे तो B का वैल्यू हो जाएगा म्यू नॉट एन इंटू आई। एन इंटू आई मैग्नेटिक इंटेंसिटी था, फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू एन इंटू आई था, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एच प्लस, अभी देखा n इंटू आई एम जो है वो मैग्नेटाइजेशन इंटेंसिटी है, तो यहाँ पे लिखेंगे m। तो B का वैल्यू हमारे पास आ रहा है म्यू नॉट h प्लस m। अब ये जो रिलेशंस लिख रहे हैं, ये रिलेशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इन रिलेशंस पे। तो ये जो रिलेशंस मैंने लिखा है वो नोट डाउन कर लेंगे, और अगर इन रिलेशंस में कोई प्रॉब्लम लग रहा हो तो पूछ लेंगे। इतना नोट डाउन कर लो, लिख लो, याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, लेकिन रखो अपने पास अपने लिए। ये समझ में आया क्या? इतना समझ में आया? इतना समझ में आया? बोलो नहीं तो मैं अभी सबको मारूंगा। समझ में आया? 8 ही लोग हैं, बाकी लोग सब भाग गए क्या? इतना बेकार पढ़ा रहे हो क्या ये? तो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। पता नहीं बाकी लोग भाग गए, 9 हो गए। बहुत बेकार लग रहा है क्या? नहीं समझ में आ रहा है कुछ भी? हेलो, ओके। तो हमने B को कैसे लिख दिया? B को हमने लिखा म्यू नॉट H प्लस M। अच्छा, अब कुछ और तरीके हैं डिफाइन करने के, कैसे हैं वो देखो। जैसे मान लो हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, इस तरह से हमारे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है, कोई फील्ड है जो मैग्नेटाइज कर सकता है एलिमेंट को, यूनिफॉर्म मैग्नेटाइजिंग फील्ड ले लिया मैंने बी नॉट। अब इसमें मैं प्लेस कर दे रहा हूँ एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, इसमें मैंने क्या कर दिया, प्लेस कर दिया एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल। अब अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट, अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड बी नॉट के प्रेजेंस में मैंने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करके रखा है, तो इस नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो इसके अंदर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस नहीं होगा। इसका मतलब क्या होगा, फील्ड लाइंस विल बी, फील्ड लाइंस विल रिमेन, फील्ड लाइंस will remain unaffected, field lines will remain unaffected। ये जो field lines है वो क्या हो जाएंगे, unaffected हो जाएंगे because of this what, because of this material, इस material के कारण जो अंदर में field lines है वो जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही रहेंगे। लेकिन अगर सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में, अगर सेम मैग्नेटाइजिंग फील्ड में हम क्या करते हैं, एक मैग्नेटिक मटेरियल लाके प्लेस कर देते हैं। मान लो मैंने क्या कर दिया, मैग्नेटिक मटेरियल लाके प्लेस कर दिया। तो अगर आप एक मैग्नेटिक मटेरियल लाके प्लेस करोगे तो यहाँ पर क्या होगा, ये एक्सटर्नल फील्ड बी नॉट तो है ही, एक्सटर्नल फील्ड तो बी नॉट तो है, इसके साथ ही साथ हमने देखा कि इसमें एक इंड्यूस मैग्नेटिज्म भी आ जाता है। अब इसमें अगर इंड्यूस मैग्नेटिज्म आया है तो अंदर में क्या हो जाएगा, अंदर में और फील्ड लाइंस आने स्टार्ट हो जाएंगे। अब ये जो डॉटेड डॉटेड फील्ड लाइंस मैंने दिखाया है, ये या जो मैं येलो से दिखा रहा हूँ, अब मैं ये जो येलो से दिखा रहा हूँ इसका मतलब क्या है
कि अंदर में जो फील्ड है उसका वैल्यू चेंज हो गया। अब अंदर में जो फील्ड है उसका वैल्यू चेंज हो गया, इसका मतलब बाहर में ये जो बी नॉट था, अंदर में क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू बी रहेगा। इस वाले केस में बाहर भी बी नॉट और अंदर में भी क्या रहेगा, बी नॉट रहेगा। तो अगर एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को प्लेस करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन अगर आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल को लाके प्लेस कर दिया तो यहाँ पे अंदर में जो नेट फील्ड है, सिंस यहाँ पर एक मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ था, उसके कारण से अंदर का जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है वो भी चेंज हो जाता है। अब इस केस में अगर मान लो मैंने बोला ये मटेरियल रखूं या ना रखूं एक जैसा ही बात है, इसका मतलब यहाँ पे ये जो बी नॉट है, बी नॉट को मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना, इसका परमिएबिलिटी इनटू जो भी इसका इंटेंसिटी होता है, फील्ड का जो भी इंटेंसिटी होता है इनटू एच, ऐसा कुछ लिख सकते हैं। और अगर मेरे को बी का वैल्यू लिखना है तो बी का वैल्यू मैं उसी तरह से क्या लिख सकता हूँ, इस मटेरियल का परमिएबिलिटी या फील्ड को कितना पेनिट्रेट करने देगा इनटू इसका कैपेसिटी एच, ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये आया क्या समझ में? नहीं आ रहा है क्या समझ में ये जो बोल रहा हूँ? एक बार वापस बताइए। एक बार वापस बताइए। हमने क्या बोला कि अगर मेरे पास एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड है बी नॉट, मेरे पास एक फील्ड है, नॉर्मल सा फील्ड है बी नॉट, ठीक है। अब इस बी नॉट के प्रेजेंस में मैंने एक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल को लाके रख दिया। नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के प्रेजेंस के कारण ये जो बी नॉट है ना, बी नॉट पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब जैसा फील्ड एयर में था वैसा ही फील्ड इसके प्रेजेंस के कारण भी है। इसका मतलब अगर मुझे इसके अंदर का फील्ड अगर लिखना होता, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर का फील्ड अगर लिखना होता, अब अगर ये नॉन मैग्नेटिक मटेरियल है तो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल में कोई भी मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होने वाला। अगर इसमें मैग्नेटिक इंडक्शन नहीं होगा तो इसके अंदर में जो फील्ड है उसको क्या लिखेंगे, म्यू नॉट इनटू एच। और ये जो म्यू नॉट इनटू एच है उसका वैल्यू सेम होगा, उसका वैल्यू सेम होगा जो एयर में मैग्नेटिक फील्ड होगा। जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड और जो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दोनों का वैल्यू सेम है, तो मैंने बी नॉट को लिख दिया म्यू नॉट इनटू एच। लेकिन अगर मैंने इस मैग्नेटाइजिंग फील्ड के प्रेजेंस में एक मैग्नेटिक मटेरियल को लाके रखा है, तो मैग्नेटिक मटेरियल में अभी हमने देखा कि मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस होता है बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट। मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण अगर मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ तो उसके कारण से यहाँ पर जो फील्ड है उसका वैल्यू चेंज हो जाएगा। अब ये फील्ड कितना चेंज होगा वो इस मटेरियल पे डिपेंड करेगा, मतलब मटेरियल की प्रॉपर्टी पे डिपेंड करेगा। तो वो जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है जो फील्ड के पेनिट्रेशन को अलाउ करता है उसी को तो म्यू बोलते हैं। तो जो नेट मैग्नेटिक फील्ड है बी मटेरियल के अंदर, उसको मैं क्या लिखूंगा, म्यू। म्यू मतलब परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम, परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम इनटू एच। क्योंकि ये जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी की जो कैपेसिटी थी एच, वो तो कांस्टेंट है, वो तो नहीं बदला, पहले भी वही फील्ड था बाद में भी वही फील्ड है। तो एच का वैल्यू दोनों ही केसेस में सेम है, लेकिन दोनों केसेस में मीडियम अलग अलग है। तो मटेरियल्स के अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुआ उसका स्ट्रेंथ अलग अलग है। ये समझ में आया क्या? सर वो मैग्नेटिक मटेरियल के कारण बाहर की बी नॉट फील्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्या? भाई पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। जैसे मान लो अगर मेरे पास क्या होता ना, अगर ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक मटेरियल अगर होगा तो यहाँ पे हो जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे हो जाएगा साउथ पोल। तो ये फील्ड को क्या करेगा, इस तरह से अपोज करने की कोशिश करेगा, इधर फील्ड को अपोज करेगा, इधर फील्ड को ऐड करेगा। तो वो डिपेंड करता है टाइप्स ऑफ मटेरियल पे, किस तरह का मटेरियल ले रहे हैं उसके कारण से होगा, बाहर का फील्ड भी अफेक्टेड हो जाएगा। ये जो है ये तो मैग्नेट के जैसा बिहेव करना स्टार्ट करेगा। अगर ये मैग्नेट हो गया तो इस मैग्नेट के कारण जो बाहर का फील्ड है वो भी अफेक्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी हम बस अंदर वाले फील्ड के बारे में बात करें तो अंदर में जो फील्ड है उसको मैंने लिख दिया, जो भी मीडियम का परमिएबिलिटी होता जितना वो फील्ड को अलाउ करने देता इनटू एच। एच का वैल्यू क्यों नहीं चेंज हुआ, क्योंकि जैसा फील्ड का स्ट्रेंथ पहले लिया था अभी भी वही फील्ड का स्ट्रेंथ ले रहा है। आया क्या समझ में? यस सर। ओके अच्छा, अभी देखो मेरे पास एक इक्वेशन मैंने पहले बना के रखा है और एक इक्वेशन मैंने यहाँ से बनाया। मान लो ये मेरा इक्वेशन सेकंड है और ये मेरा इक्वेशन थर्ड है। अब इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन थर्ड को अगर देखोगे ना तो दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल है। ये बी जो है वो भी इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू बता रहा है
और ये बी जो है वो भी क्या कर रहा है, इसके अंदर का फील्ड का वैल्यू बता रहा है। तो अगर आप इसको थोड़ा अरेंज करोगे तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, म्यू टाइम्स ऑफ एच, म्यू टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। लिख सकते हैं क्या ऐसा? ये आया क्या समझ में? ये बी का वैल्यू यहाँ पे म्यू नॉट एच है और ये बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट किया था, अभी हमने देखा था ना, अंदर में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है वो बी नॉट प्लस जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का वेक्टर सम होता है। तो दोनों का वेक्टर सम किया तो ऐसा लिख गया म्यू नॉट एच प्लस एम। तो वहां से ये म्यू नॉट एच प्लस एम आया था। और अभी जो मैंने एनालिसिस किया उससे मैंने बताया कि इसके परमेबिलिटी पर और इसके एच पर डिपेंड करेगा कि अंदर का फील्ड कितना है। अब यहाँ पे यहाँ का LHS और यहाँ का LHS अगर इक्वल है, इसका मतलब दोनों के RHS को इक्वेट कर सकते हैं। तो म्यू टाइम्स ऑफ कैपिटल H यहाँ पर और म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल H, इसको एक्सपैंड करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, म्यू नॉट टाइम्स ऑफ कैपिटल H प्लस म्यू नॉट टाइम्स M, ऐसा लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ओके, अभी ये मेरे पास एक इक्वेशन आ गया। अभी मैं इसको यूज करूंगा, इसलिए मैं इसको अभी चेंज नहीं कर रहा। इन दोनों इक्वेशंस को क्या करते हैं ना, आपस में डिवाइड कर देते हैं। अगर इन दोनों इक्वेशंस को अगर आप आपस में डिवाइड करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास ऐसा आ जाएगा, b डिवाइडेड बाय b नॉट इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू। ऐसा लिख सकते हैं क्या, म्यू नॉट डिवाइडेड बाय म्यू? इसको थोड़ा अरेंज करके लिख दो। इसको जब अरेंज करके लिखोगे तो ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू म्यू नॉट इनटू बी नॉट डिवाइडेड बाय बी। अब कुछ डेफिनेशंस हैं वो याद रखने पड़ेंगे। ये बी नॉट अपॉन बी का जो रेशियो है, मैग्नेटिक फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड इन मीडियम, ये जो रेशियो है इसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे अगर तुमको वहां पे याद हो, रिलेटिव डायरेक्टर कांस्टेंट में हमने बताया था एक तो परमिटिविटी होता था, परमिटिविटी ऑफ एयर, फिर परमिटिविटी ऑफ मीडियम, फिर एक रिलेटिव परमिटिविटी म्यू आर भी आता था। अब रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता था, दो चार्जेस के बीच का फोर्स एयर में और दो चार्जेस के बीच का फोर्स मीडियम में, इन दोनों का जो रेशियो होता था उसको हम मीडियम का रिलेटिव परमिटिविटी बोलते थे। ऐसा कुछ याद है क्या? हाँ सर। एक तो मेरे को पहले बताओ कितने सारे लोग हैं और उनको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? आ रहा है तो बोल क्यों नहीं रहे? शाफी आपको समझ में आ रहा है? हाँ सर। अयान समझ में आ रहा है? यस सर। फिर है अरीशा, अरीशा समझ में आ रहा है? यस सर। सबको समझ में आ रहा है? अन्विशा, गौरी, सबको समझ में आ रहा है ना? यस सर। ओके। अरे देखो, एक तो ये अजीब सा चैप्टर है, तुम उसमें ना एकदम मायूस हो गए, तुम शांत होके बैठे हो कि नहीं सब कुछ तो समझ में आ रहा है, कुछ भी बोले जा रहे हो सर आपके कभी से, कुछ भी ऐसा लग रहा है कि सर ऐसा वैसा कुछ बोल दिया तो पूछ लो भाई। हमने क्या किया, बी नॉट, बी नॉट क्या है, फील्ड इन प्रेजेंस ऑफ एयर, और बी क्या है, फील्ड इन एनी मीडियम। अब फील्ड इन एयर डिवाइडेड बाय फील्ड इन मीडियम, ये जो रेशियो है इसको बोलते हैं रिलेटिव परमिएबिलिटी। तो मैं यहाँ पे स्पेस खाली कर रहा हूँ, यहाँ पे है ये जो बी नॉट अपॉन बी का जो रेशियो है, अब दोनों मैग्नेटिक फील्ड ही है, मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं, म्यू आर। म्यू आर है रिलेटिव permeability, relative permeability of medium, relative permeability of medium। तो इस तरह से हमने क्या किया, म्यू आर को डिफाइन किया। तो मेरे पास म्यू का जो वैल्यू है, म्यू का वैल्यू बन के आ जाएगा म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सेम रिलेशन ना एप्सिलॉन में भी चलता था, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ऐसा हमने इलेक्ट्रोस्टैट्स में पढ़ा था, ऐसा ही कुछ हमारे पास मैग्नेटोस्टैट्स में भी आ रहा है। म्यू का वैल्यू जो है वो म्यू नॉट इंटू म्यू आर के इक्वल आ जा रहा है। अब ये बताने का क्या मतलब है, ये बताने का मतलब है
कि मेरे पास अब यहाँ पे जो इक्वेशन है उसको मैं थोड़ा चेंज करके लिख सकता हूँ। मैं इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, ये म्यू इंटू एच है। अब अगर मैं पूरे इक्वेशन को, ये पूरा जो इक्वेशन है उस पूरे इक्वेशन को अगर मैं क्या कर दूं, म्यू नॉट से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को, ये मेरे पास इक्वेशन था ना, म्यू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट एच प्लस म्यू नॉट एम। इस पूरे इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं म्यू नॉट से अगर डिवाइड कर दूं, म्यू नॉट इधर भी म्यू नॉट इधर भी म्यू नॉट, तो म्यू अपॉन म्यू नॉट, देखो म्यू अपॉन म्यू नॉट हो जाएगा म्यू आर, तो यहाँ पर आ गया म्यू आर एच इज इक्वल टू एच इज इक्वल टू प्लस एम। अब एच वाले टर्म को उधर अगर भेज दिया जाए तो ऐसा कुछ आएगा, म्यू आर माइनस वन टाइम्स ऑफ एच इज इक्वल टू एम। ये आया क्या समझ में? जो भी मैं स्क्वायर ब्रैकेट में लिख रहा हूँ सब याद रखना है। अब रिलेशंस याद रखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूलते चले जाओगे। कैसे डिराइव किया? तो पहले मैंने रिलेटिव परमेबिलिटी डिराइव किया। रिलेटिव परमेबिलिटी, ये सब भारी भरकम अगर मुश्किल लग रहा है तो छोड़ देना, ये याद रखें। किसी भी मीडियम का परमेबिलिटी जो है वो परमेबिलिटी ऑफ एयर इनटू रिलेटिव परमेबिलिटी ऑफ दैट मीडियम का प्रोडक्ट होता है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको उस मीडियम का परमेबिलिटी मिल जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करके मैंने यहाँ पे एक इक्वेशन ला दिया, mu r minus 1 is equal to h upon mu r minus 1 into h is equal to m। ये इक्वेशन कौन सा होगा? मान लो ये इक्वेशन 4 है। यहाँ तक किसी कोई डाउट है? यहाँ तक किसी कोई डाउट है क्या? डाउट तो बहुत होगा, बहुत डाउट होगा, ऐसा तो नहीं होगा सबको एक बार में समझ में आए। ये रेस कर रहा हूँ सर, 1 मिनट। लिख लो जल्दी, ये स्क्रीनशॉट ले लेना। हाँ, वही ले रही। स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? यस सर। अभी एक और टर्म अपने को डिफाइन करना है। एक और टर्म क्या है? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। जब सुना होगा शायद कभी कभी, केमिस्ट्री वाले टीचर्स यूज करते हैं। सर कितने क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड है नीट में? क्वेश्चन इसमें से एक या दो आते हैं, कभी कभी एक दो आ जाते हैं। जैसे 2 साल पहले मेंस में 3 मार्क्स, मेंस में एक क्वेश्चन आ गया था, हिस्टेरेसिस कर्व एक आगे होता है, वो आ गया था। तो एक या दो क्वेश्चन तो आ सकते हैं, इतना कोई मुश्किल नहीं है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन एक बार याद कर लोगे तो बहुत ही आसान है। आप पहली बार पढ़ रहे हो ना, इसलिए आपको लग रहा है कि बहुत ज्यादा मुश्किल है। समझाना मुश्किल है, नो डाउट समझाना मुश्किल है, लेकिन है बहुत ही आसान। तो छोड़ने का मत सोचो कि सब छोड़ देंगे। मैं नोट्स दे दूंगा ना एक बार, तो अभी तुम बस ध्यान से सुनते जाओ। नोट्स दे दूंगा ना तो आपको सब कुछ लगेगा कि हाँ ठीक है, सब कुछ हो गया, मैं सब कुछ समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, SUS ससेप्टिबिलिटी, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। ये मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी किसकी प्रॉपर्टी है? तो वो जो कोर मैंने प्लेस किया है। अब मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी जो है वो H M अपॉन H का रेशियो, M अपॉन H का रेशियो है, मतलब मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस्ड पर यूनिट इंटेंसिटी, सिंपल सा वर्ड है। सिंपल सा वर्ड क्या है कि ये जो मेरे पास आयरन का कोर था, ये मेरे पास आयरन का जो कोर था, इसको मैंने अगर एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड में रखा तो इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ, इसके अंदर कितना मैग्नेटाइजेशन इंड्यूस हुआ, कैपिटल M, उसका रेशियो फील्ड के इंटेंसिटी से। इसके अंदर कितना मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हुआ विद रिस्पेक्ट टू फील्ड का इंटेंसिटी। ये जो रेशियो है इसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी को ये क्या बोलते हैं इसको? जाई बोलते हैं, हाँ जाई वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जाई इज इक्वल टू M अपॉन H। अब देखो M अपॉन H का रेशियो अगर मैं यहाँ पे रख दूं, मेरे पास म्यू R माइनस 1 जो है वो क्या हो जाएगा? ससेप्टिबिलिटी, मीडियम के ससेप्टिबिलिटी के इक्वल आ जाएगा। अब ये इतना नोट डाउन करो, इतना नोट डाउन करो और कोशिश करना इतना समझने का।
इतना अगर समझ में आ जाए ना तो फिर अपन नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि जब तक ये सारे वर्ड्स क्लियर नहीं होंगे ना तब तक आगे समझ में नहीं आएगा अपने को। मैंने लेक्चर रिकॉर्ड भी कर दिया है, तो अगर तुम्हारा छूट गया है तो तुम रिकॉर्डेड देख लेना। मैं अभी वो स्क्रीनशॉट लेके, स्क्रीनशॉट नहीं, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, फोटो स्कैन करके भी तुमको अभी तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगा, वहां से भी देखना। लेकिन एक बार पढ़ना जरूर, एक बार पढ़ोगे ना, वो जो बुक है, बुक में बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है, तो आपको समझ में आ जाएगा जो जो भी मैंने बोला है। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है क्या? देखो अभी मैंने बहुत सारे बेसिक डेफिनेशंस बताए हैं, कल जब मैं ये सारे डेफिनेशंस यूज करूंगा तब जाके आगे समझ में आएगा। मतलब जब तक ये डेफिनेशंस क्लियर नहीं है तो आगे का लेक्चर नहीं समझ में आने वाला। तो आप तसल्ली से आज क्या करना है, ये सारे डेफिनेशंस पढ़ना, फिर कल वाले लेक्चर में अपन बाकी इसको देखते हैं। आया क्या समझ में? हाँ सर। ओके, सर ये Yes, चैप्टर sir. कितने दिन का है? एक दिन और, एक दिन में हो जाएगा। बस खत्म हो जाएगा चैप्टर? हाँ एक दिन में हो जाएगा, एक दिन नहीं तो 2 दिन। चलो अभी मीटिंग एंड कर रहा हूँ। सर हाँ बोलो, कल कितने बजे होगा? कल कितने बजे होगा? 4 बजे देखते हैं। 4 बजे कोई प्रॉब्लम है क्या? नो सर, कल टेस्ट भी रखी है ना आपने? अरे तो टेस्ट का तो पेपर ही नहीं मिला मेरे को वो पेस वाले रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे आजकल। पैसे बाकी है तो वो रिस्पॉन्ड ही नहीं करते मेरे को। अच्छा मैं देखता हूँ, बात करके सुबह बात करके देखता हूँ। चलो ठीक है, मीटिंग एंड करो अभी।